हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दी पाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में मार्च मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। दो पार्ट में ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा। आज हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, इसके जस्ट बाद में हम लोग पार्ट 2 भी डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में आज हम लोग 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में हम लोग 51 से लेकर 100 तक। इस तरीके से मार्च मंथ के जो 100 सबसे अच्छे और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग यहाँ पर 2 वीडियो में लगातार डिस्कस करेंगे और आप लोगों को सारा का सारा वीडियो देखना है, लास्ट तक देखना है और जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएंगे उसका आंसर आप लोगों को देना है, क्योंकि अप्रैल आधा बीत चुका है और आज हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से देखने हैं और खुद से एक बार आंसर आप लोगों को देना है। मैं तो आंसर यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों के दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही 100 क्वेश्चन हैं, मार्च में और भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन और हैं करंट अफेयर्स के, जिसको जो है हम लोग अपने फेसबुक ग्रुप पर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप लोग फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जो है इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको वहाँ पर डिस्कस करते हैं और आप लोग वहाँ पर जाकर क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पर तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे 100 सबसे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 100 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो बच रहा है वो हम लोग जो है फेसबुक ग्रुप पर अपने डिस्कस करेंगे। और रही बात अगर इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों को फेसबुक ग्रुप पर मिल सकता है, टेलीग्राम चैनल आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, वीडियो के नीचे डिस्प्ले में शो हो रहा है। आप लोग वहाँ से देकर पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, पीडीएफ तो देखना ही है, क्योंकि पीडीएफ में जो है हमारा सीधे एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगा। उसके अलावा डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों को वीडियो में मिलेगी, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो भी देखिए, पीडीएफ से लेकर मतलब आप लोग अपने पास रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो पीडीएफ में एक बार लेकर पढ़ भी सकते हैं। लेकिन वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को बताई जाती हैं, ठीक है ना। और इसका पीडीएफ कब मिलेगा, आज पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हो जाने के बाद में इसकी एक कंबाइंड पीडीएफ जो होगी 100 क्वेश्चंस की, वो आप लोगों को फेसबुक ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दीजिए, ठीक। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे, अब हम लोग सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। इसी चैनल पर प्लेलिस्ट वगैरह भी बना दी गई है, जहाँ पर हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चन लगातार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर उन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। पीडीएफ उसके भी उसमें फेसबुक ग्रुप पर या टेलीग्राम चैनल पर है, आप लोग वहाँ पर जाकर उन सारी चीज़ों की पीडीएफ वगैरह भी डाउनलोड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which city is going to host the 108th Indian Science Congress in 2021? कौन सा शहर 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुणे। पुणे जो है वो इंडियन साइंस कांग्रेस की मेजबानी करेगा और वो कौन सा एडिशन होगा, ये 108th एडिशन होगा। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा, अगर हम लोग इसकी डेट की बात करें तो 3 से लेकर 7 जनवरी 2021, 3 से लेकर 7 जनवरी 2021 के बीच में जो है इसका मतलब ये ऑर्गेनाइज होगा, ये इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर होगा, ये पुणे में करेगा, पुणे में इसका आयोजन होगा। और अगर हम लोग थीम की बात करेंगे तो इसकी थीम क्या होगी, इसकी थीम हो जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। एक बार फिर से सुनिए आप लोग इसकी थीम हो जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है ना। और पुणे में जो है सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर इसका ऑर्गेनाइज किया जाएगा इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉन द 27th एडिशन ऑफ द मैक्सिकन ओपन इन मेंस सिंगल्स कैटेगरी? पुरुष एकल वर्ग में मैक्सिकन ओपन का 27वां संस्करण किसने जीता था? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राफेल नडाल हो जाएगा। ये स्पेन के प्लेयर हैं, ठीक है ना, स्पेन के प्लेयर हैं और इन्होंने 27वां एडिशन जो है मैक्सिकन ओपन का जीता। मेंस सिंगल कैटेगरी में 27वां एडिशन जो है इन्होंने जीता, ठीक है। और राफेल नडाल ने, कई बार ये भी पूछा जाता है कि किसको हराया था, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा टफ या कॉम्प्लिकेटेड करना होता है तो एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि किसको हरा कर ये खिताब जीता। तो राफेल नडाल ने जो है अमेरिका के टेलर हैरी को हराया था। किसको हराया था? अमेरिका के टेलर हैरी को हराकर राफेल नडाल ने जो है इस खिताब को जीता था। और अगर हम लोग बात करें वुमेन सिंगल्स की, तो वुमेन्स सिंगल में जो है यूके की हीथर मिरियम ने जीता। यूके की हीथर मिरियम ने इस खिताब को जीता था, ठीक है ना। हीथर मिरियम ने जो है इस खिताब को जीता हुआ था। इनकी कैटेगरी क्या थी? ये वुमेन्स सिंगल जीता हुआ था, ठीक है इन्होंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन ने निम्नलिखित में से किस देशों के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, ठीक है ना। तो इनको कौन से देश का प्रधानमंत्री भी बनाया गया, इसमें पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा मलेशिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ई, इनको मलेशिया का प्रधानमंत्री बनाया। और यासीन साहब जो है ये पहले डिप्टी पीएम भी हुआ करते थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री बनने से पहले ये डिप्टी पीएम हुआ करते थे और ये मलेशिया के जो है 8वें पीएम है।
मलेशिया के 8वें पीएम है और इन्होंने जो है महातिर बिन मोहम्मद को रिप्लेस किया। फिर से सुनिए, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने महातिर बिन मोहम्मद को रिप्लेस किया और ये मलेशिया के 8वें पीएम बन गए हैं। अगर जानना चाहें हम लोग इनकी पार्टी का क्या नाम था, ये जो हमारे मुहिद्दीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन साहब हैं, ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो इनकी पार्टी का नाम था मलेशियन यूनाइटेड इंडिजिनियस पार्टी। फिर से सुनिए आप लोग, पार्टी का नाम मलेशियन यूनाइटेड इंडिजीनियस पार्टी इनकी पार्टी का नाम था, ठीक है ना। और बात यहाँ पर मलेशिया की हो रही है, तो आप लोगों को बताया था ना कि हर कंट्री के साथ में उसकी कैपिटल और करेंसी पता होनी चाहिए, और हर स्टेट के साथ में उसकी कैपिटल, सीएम, गवर्नर, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मलेशिया की कैपिटल हो जाएगी कुआलालंपुर, ठीक है ना। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो मलेशियन रिंगिट, ठीक है ना, मलेशियन रिंगिट जो है इसकी करेंसी हो जाएगी, और कैपिटल कुआलालंपुर हो जाएगी, ठीक। व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2020? विश्व वन्य जीव दिवस 2020 का विषय क्या था, थीम क्या थी, ठीक है ना। तो इसकी थीम भी आप लोगों को बतानी है। और यहाँ पर अगर थीम की बात हो रही है तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। 3 मार्च को हर साल जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो 2020 के लिए इसकी थीम थी सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 2020 के लिए इसकी थीम थी सस्टेनेबल ऑल लाइफ ऑन अर्थ, और 3 मार्च को जो है ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिन जो है हर साल मनाया जाता है। Who has been honored with डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड फॉर द पॉलिटिक्स इन स्वराज अवार्ड 2020? स्वराज्य पुरस्कार 2020 में राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाए, एक बार आप लोग आंसर खुद से देने की कोशिश करिए। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आंसर आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को आसानी से याद कर पाएंगे और चीज़ें हमारे दिमाग में बैठेंगी। कई बार क्या होता है कि लोगों की कंप्लेन होती है कि करंट अफेयर्स उनको याद नहीं हो रहा है, तो जो वीडियोज़ वगैरह देखते हैं वो मुरारी बाबू की कथा की तरीके से देखते चले जाते हैं, दिमाग पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं डालते, जरा सा भी जोर डाल के क्वेश्चन को नहीं देखते, ठीक है ना। तो आप लोग हर क्वेश्चन के साथ में आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, जैसे भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूँ आंसर आप लोग बोल दीजिए, मुंह से आंसर निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी और तभी आप लोगों के दिमाग में जो है क्वेश्चन घुसेगा, ठीक है। आंसर सही है कि गलत है ये मैटर नहीं करता है, मैटर सिर्फ ये करेगा कि आप लोगों ने आंसर दिया कि नहीं दिया, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल। ऑप्शन नंबर डी, सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन है? ये सर्बानंद सोनोवाल जी, ये आसाम के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। ये आसाम के मुख्यमंत्री भी हैं। स्वराज्य अवार्ड में इन्हें जो है पॉलिटिक्स की कैटेगरी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब आसाम की सीएम है, यहाँ पर बात आसाम की हो गई है, ठीक है ना। आसाम की बात अगर हो गई है तो आसाम के गवर्नर कौन हो जाएंगे? आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी हो जाएंगे, ठीक है ना, जगदीश मुखी जी हो जाएंगे। और अगर आसाम की हम लोग कैपिटल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? कैपिटल आसाम की दिसपुर हो जाएगी। आप लोग गुवाहाटी नहीं बताइएगा, गुवाहाटी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है, लेकिन आसाम की कैपिटल जो है दिसपुर हो जाएगी, गुवाहाटी जो है लार्जेस्ट सिटी हो जाएगी। और जैसे बताया था मैंने आप लोगों को कि अगर कोई स्टेट आ रहा है तो फिर उसमें नेशनल पार्क वगैरह भी आप लोगों को तुरंत रिमाइंड कर लेना है। तो आसाम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, मानस नेशनल पार्क आसाम में है, ठीक है ना। नदी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है आसाम में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग तैयार करिए। और अगर कोई भी और नेशनल पार्क रह रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच इंडियन यूनिवर्सिटी टॉप द मेडल टैली ऑफ द फर्स्ट खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स? किस भारतीय विश्वविद्यालय ने प्रथम विश्वविद्यालय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी, पंजाब यूनिवर्सिटी इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर बात हुई है खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स, तो और ये फर्स्ट एडिशन है खेलो यूनिवर्सिटी गेम का, ठीक है ना, ये फर्स्ट एडिशन है। तो अगर यहाँ पर खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही तो आप लोगों के दिमाग में चीज़ें तुरंत स्ट्राइक करनी चाहिए कि ये कब से कब तक आयोजित की गई थी, कब से कब तक आयोजित की गई थी, कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है ना। कोई भी गेम वगैरह अगर आ रहा है तो कब से कब तक आयोजित किया गया, उसका वेन्यू क्या था, उसकी थीम क्या थी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही तो कहाँ पर हो रही है, किसने ऑर्गेनाइज किया था, पार्टनर कंट्री कौन थी, पार्टनर डिपार्टमेंट कौन था, ये सारी चीज़ें आप लोगों को दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करेंगे तभी आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से तैयार कर पाएंगे।
किसी भी एक क्वेश्चन को सिर्फ एक क्वेश्चन की हैसियत से मत देखा करिए, उसमें और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जब तक इस तरीके की एटीट्यूड आप लोगों को नहीं होगा तब तक करंट अफेयर्स आप लोगों को याद नहीं होगा। फिर आप लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग जब यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं 200-200 महीने भर में जो है 500-500 क्वेश्चन की करंट अफेयर्स बना के ला के डाल दे रहे हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी वो लोग बना दे रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती हैं और ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए। जैसे भी आप लोगों के दिमाग में आया कि खेलो यूनिवर्सिटी गेम, तुरंत ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए थी कि ये कब से कब तक खेली गई। तो खेलो यूनिवर्सिटी गेम जो है 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक खेली गई, ठीक है ना। 22 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था, अगर हम लोग इसके वेन्यू की बात करें तो इसका वेन्यू था कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा, ठीक है ना। इसका वेन्यू कहाँ पर था, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा में इसका वेन्यू था। पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है मेडल टैली में टॉप किया हुआ था। पंजाब यूनिवर्सिटी को टोटल 45 मेडल मिले हुए थे, टोटल 45 मेडल मिले हुए थे, जिसमें से कि 17 गोल्ड मेडल थे, 18 सिल्वर मेडल थे, 18 सिल्वर मेडल थे और 10 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे, 10 ब्रॉन्ज मेडल थे। और अगर हम लोग सेकंड रैंक की बात करें, क्योंकि पंजाब ने तो टॉप कर दिया था, सेकंड रैंक पर कौन था, तो सेकंड रैंक पे जो था सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये ऑप्शन में ये भी दिया गया, कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया जाता है। तो सेकंड रैंक पर थी सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, पुणे में है ये। और इसने टोटल कितने मेडल जीते थे, तो सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने टोटल 37 मेडल जीते हुए थे, ठीक। व्हिच नेशनल सेंचुरी हैज़ बीन नोटिफाइड एज एन इको सेंसिटिव जोन इन द मार्च 2020, मार्च 2020 में किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में अधिसूचित किया गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। और इसका आंसर बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में, ठीक, ये मध्य प्रदेश में। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शंस को ध्यान से में देखेंगे तो यहाँ पर और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी गई हैं। तो अगर आप लोगों को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा हो तो ये चीज़ें भी आप लोगों को याद करने लिए लायक है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसका आंसर हम लोगों ने नेशनल चंबल सेंचुरी बता दिया, एमपी में है, खत्म। यहाँ पर केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, ये भी एमपी में है। तो ये चीज़ भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन मिली कि एमपी में और कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। और ये नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, ऑप्शन में दिया, ये महाराष्ट्र में। आप लोग यहाँ से चीज़ें याद कर सकते हैं। अलग से आप लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क की वीडियोज़ मत देखिए, यहीं पर आप लोग ऐसे तैयार करते चलिए, ठीक है ना। मालाबार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात हो रही है, ये केरला में है, ठीक है ना। और पालामाऊ टाइगर रिजर्व की बात हो रही है तो ये झारखंड में, ठीक है ना। तो आंसर फिलहाल जो इसका हो जाएगा, आंसर तो हो जाएगा नेशनल चंबल सेंचुरी मध्य प्रदेश में। बाकी ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप लोग यहाँ पर अगर इसको नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो नेशनल हमारी ये चंबल सेंचुरी है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है नेशनल चंबल सेंचुरी की चारों ओर 870 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, कितना, 870 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को जो है इकोनॉमिक, इसको इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत घोषित कर दिया है। अब इस एरिया के अंतर्गत कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे कि यहाँ के पर्यावरण को नुकसान हो, यहाँ पर पोल्यूशन फैले, ठीक है ना। और इस सेंचुरी को किस लिए जाना जाता है, इस सेंचुरी को जो हमारी नेशनल चंबल सेंचुरी है इसको हम लोग घड़ियाल के लिए नाम जानते हैं, ठीक है ना। इसमें घड़ियाल जो है बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए जो है इसको नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी में जो है घड़ियाल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको हम लोग जो है नेशनल चंबल घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जैक वेल्च हु पास्ड अवे इन मार्च 2020 वॉज द फॉर्मर चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ विच मल्टीनेशनल कंपनी। मार्च 2020 में निधन हो चुके जैक वेल्च किस नेशनल कंपनी के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हुआ करते थे। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रिक के ये जो है एक्स चेयरमैन और सीईओ थे। 84 ईयर, 84 वर्ष की अवस्था में जो है न्यूयॉर्क यूएसए में जो है इनकी डेथ हो गई, न्यूयॉर्क यूएसए में इनकी डेथ हो गई। और 1999 में 1999 में जो है फॉर्च्यून पत्रिका ने, फॉर्च्यून मैगजीन ने इन्हें मैनेजर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड भी दिया था। मैनेजर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया था 1999 में फॉर्च्यून पत्रिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। विच कंट्री बिकम्स द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू मेक ऑल द पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री। कौन सा देश सभी सार्वजनिक परिवहन को मुक्त करने वाला, मुफ्त बनाने वाला दुनिया का पहला राष्ट्र बन गया है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, इसका आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। लग्जमबर्ग दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने अपने देश के अंतर्गत सभी परिवहन को फ्री कर दिया, ठीक है ना। कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं लगेगा। और यहाँ पर बात लग्जमबर्ग की हुई है तो इसकी कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी हो जाएगी। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसकी करेंसी जो है यूरो हो जाएगी। Who has been named as the 128th winner of the Commonwealth Points of Light Award।
कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार के 128वें विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है, किसे चुना गया है? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जादव पायेंग, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, जादव पायेंग जो है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जादव पायेंग जो है ये आसाम के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये आसाम के रहने वाले हैं और इन्होंने जो है ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। ठीक है ना, आसाम के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल से भी ज़्यादा समय में केवल और केवल ट्री प्लांटेशन किया है। अपनी लाइफ के 30 साल से ज़्यादा भी टाइम में इन्होंने केवल और केवल वृक्षारोपण किया, इन्होंने पौधों को लगाया है। ठीक है ना, और इसीलिए जो है इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जो है जादव पायेंग को भी जानते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम हो सकता था कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जादव पायेंग हो जाएगा और इन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल से ज़्यादा भी टाइम तक इन्होंने केवल और केवल वृक्षारोपण किया है, ट्री प्लांटेशन किया है। पर्यावरण संरक्षण के इसी कार्य की वजह से जो है कॉमनवेल्थ देशों की जो हमारी हेड हैं क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इन्होंने जो है इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया है। पर्यावरण के लिए इन्होंने जो इतना अच्छा इतना बढ़िया काम किया, लगातार इन्होंने वृक्षारोपण किया, इसी की वजह से कॉमनवेल्थ देशों की हेड क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इनको जो है इस अवार्ड से, कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है। Which food delivery business company was acquired by Zomato for 206 million? 206 मिलियन डॉलर में जोमेटो द्वारा किस खाद्य वितरण व्यवसाय कंपनी का अधिग्रहण किया गया? ठीक है ना, अभी जोमेटो ने जो है एक फूड डिलीवरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी कंपनी है जिसको जोमेटो ने एक्वायर किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उबर ईट्स। ठीक है ना, उबर ईट्स को 206 मिलियन डॉलर में, ठीक है ना, ये अमाउंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। उबर ईट्स को जो है जोमेटो ने 206 मिलियन डॉलर में एक्वायर कर लिया है, इसको अधिग्रहण कर लिया है इसका। ठीक, विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड गैरसैंण टाउन एज द समर कैपिटल? ठीक ना, किस भारतीय राज्य ने ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण शहर की घोषणा की? अभी कौन से स्टेट ने गैरसैंण टाउन को अपनी समर कैपिटल के रूप में अनाउंस किया, इसमें पूछा गया है और ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड ने जो है गैरसैंण टाउन को जो है अपनी समर कैपिटल के रूप में जो है भी इसका अनाउंस किया। और बात यहाँ पर उत्तराखंड की हो रही है तो सीएम उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे। ठीक है ना, सीएम कौन हो जाएगा? त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे। अगर हम लोग गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर जो है हमारी हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य हो जाएंगी। कैपिटल की हम लोग बात करेंगे तो देहरादून होगी। देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल होगी। देहरादून जो है ये विंटर कैपिटल हो जाएगी और गैरसैंण को जो है ये समर कैपिटल उन्होंने अभी घोषित कर ही दिया है मुख्यमंत्री जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। हु इज द हेड ऑफ द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स टू एग्जामिन एंड रिकमेंडेड द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज CFR गाइडलाइंस अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 206 FRA? ठीक है ना, वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA के तहत सामुदायिक वन संसाधनों दिशा निर्देशों के जांच और सिफारिश करने के लिए केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी का प्रमुख कौन है? उसकी गठित समिति का प्रमुख कौन है? ठीक है ना, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है ना, और इसमें पूछा गया है कि उसका हेड कौन है, उसका हेड कौन है। और ये जो कमेटी बनाई गई है ये किस लिए कमेटी बनाई है, इसका काम क्या है? तो ये जो कमेटी रहेगी ये फॉरेस्ट रिसोर्सेज के लिए जो गाइडलाइन वगैरह है उसको परीक्षण करेगी, उसका एग्जामिन करेगी और जो भी और रिकमेंडेशन होगी उसको जो है सरकार को सौंपना है। और इसमें पूछा गया कि इस कमेटी का हेड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरेश चंद्र सक्सेना जो है इस कमेटी के हेड हैं। और यहाँ पर बात हुई है किसकी? यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की यहाँ पर बात हुई है। तो अगर हम लोग इसके मिनिस्टर की बात करेंगे तो इसका मिनिस्टर कौन हो जाएगा? अर्जुन मुंडा। कौन हो जाएगा इसका मिनिस्टर? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जी जो है वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं। ठीक है, जैसे ही यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात आई थी आप लोगों के दिमाग में इसके मिनिस्टर का नाम होना चाहिए था कि इसका मिनिस्टर कौन होगा, इसका सेक्रेटरी कौन होगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ा करिए। इसका सेक्रेटरी कौन होगा ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो है ये अर्जुन मुंडा हो जाएंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा नरेश चंद्र सक्सेना हो जाएगा। Javier Perez de Cuellar, who passed away in March 2020, is the former Secretary General of the which organization? ठीक है ना, मार्च 2020 में निधन हो चुके जेवियर पेरेज डी क्यूलर किस विश्व संगठन के पूर्व महासचिव हैं? ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड नेशंस, UNS। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ये जो है पूर्व हमारे ये महासचिव थे ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और यहाँ पर बात UNO की हो रही है तो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? UNO का हेडक्वार्टर जो है हमारा न्यूयॉर्क USA में हो जाएगा। ठीक है ना, न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा।
और यहाँ पर बात हुई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, इनके सबके हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। इनके सबके हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर यूएन का हेडक्वार्टर हमारा न्यूयॉर्क यूएसए में हो जाएगा। बाकी इनका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइज्ड ए 3-day नमस्ते ओरछा फेस्टिवल? किस भारतीय राज्य ने 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा उत्सव का आयोजन किया था? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। और इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 3 दिवसीय नमस्ते ओरछा फेस्टिवल का आयोजन किया था। अब यहाँ पर 3 दिवसीय 3 दिन के लिए आयोजित हुआ था, ये बता दिया गया है। तो ये कब से लेकर कब तक आयोजित हुआ ये हमारे दिमाग में आना चाहिए था। तो ये 6 से लेकर 8 मार्च 2020 के बीच में जो है इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो हेरिटेज सिटी ओरछा में जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यह त्यौहार मनाया गया था। कहाँ पर? ओरछा एक सिटी है वहाँ पर, ठीक है ना, जो कि बुंदेलखंड रीजन में आती है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड रीजन में ओरछा सिटी आती है, जहाँ पर जो है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यह त्यौहार हर साल मनाया जाता है। और इस बार जो है ये 6 से लेकर 8 मार्च के बीच में ये मनाया गया था इस त्यौहार को। और बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की हुई है, ठीक ना। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे? शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। गवर्नर हो जाएंगे लालजी टंडन, ठीक ना, गवर्नर हो जाएंगे लालजी टंडन। और अगर हम लोग बात करेंगे कैपिटल की, तो कैपिटल हो जाएगी भोपाल। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नहीं, आगे जो अभी और भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर तो मैं बताऊँगा, लेकिन अभी आप लोग अगर कोई भी इसका नेशनल पार्क याद आ रहा है मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट करके बताइए। डेनिस सैमुअल बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? डेनिस सैमुअल निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ये बने, ठीक है ना। और यूक्रेन की कैपिटल और करेंसी ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। हु हैज़ बीन ऑनर्ड एज द वुमेन ऑफ द ईयर फॉर द 1976 इन द 100 वुमेन ऑफ द ईयर प्रोजेक्ट बाय टाइम मैगजीन? टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष की 100 महिलाएं परियोजना में 1976 के लिए वर्ष की महिला के रूप में किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। टाइम मैगजीन ने जो है 1920 से लेकर 2019, कब से कब तक सुनिए आप लोग इसको सुनिए, 1920 से लेकर 2019, ठीक है ना, 1920 से लेकर 2019 तक प्रत्येक वर्ष के लिए 100 महिलाओं की एक मैगजीन प्रकाशित कर रहा है, ठीक है ना, जिसमें हर वर्ष में 100 सक्सेसफुल 100 पावरफुल महिलाओं की एक लिस्ट लाई जाएगी कि इस वर्ष के दौरान कौन सी महिलाएं थी जिन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, जो पावरफुल महिलाएं थी, ठीक है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है 1976 के लिए कौन सी महिला को जो है वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ था टाइम मैगजीन के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी, ठीक है ना। इंदिरा गांधी को ये अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी को अवार्ड 1976 के लिए मिला था। और अगर हम लोग बात करें 1947 के लिए, 1947 के लिए, तो 1947 के लिए ये अवार्ड जो था अमृत कौर को मिला था, ठीक है ना। अमृत कौर को जो है ये अवार्ड 1947 के लिए मिला था। और इंदिरा गांधी को 1976 के लिए, 1976 के लिए इंदिरा गांधी को अवार्ड मिला था। क्वेश्चन में यही पूछा गया, इसलिए इसका आंसर जो इंदिरा गांधी हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम हो सकता था कि 1947 के लिए जो है ये अवार्ड किसको मिला था, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाता? अमृत कौर। और ये अमृत कौर कौन है? तो ये अमृत कौर जो है ये फ्रीडम फाइटर थी। कौन थी ये? फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक ना, फ्रीडम फाइटर थी ये। इनको जो है 1947 के लिए अवार्ड मिला था। Who has been honored with the Sportsman of the Year award in the Times of India Sports Award 2019? टाइम्स ऑफ इंडिया खेल पुरस्कार 2019 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ठीक है ना। और ये आप लोगों के सामने आंसर है। इसका जो आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर ई, पीवी सिंधु इसका आंसर हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड का 4th एडिशन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कौन सा एडिशन था? वो 4th एडिशन था। और वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में उसका आयोजन किया गया था, जिसके तहत स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 2019 के लिए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 के लिए जो है ये पीवी सिंधु को मिला हुआ था। और अगर हम लोग बात करें क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 के लिए रोहित शर्मा को अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है ना, रोहित शर्मा को अवार्ड मिला हुआ था। और पीवी सिंधु को स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। Who has become the first player in the world to play 500 T20 मैचेस? 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है, ठीक है ना। वो उस खिलाड़ी का नाम बताना है हमें जो अभी जो है 500 T20 मैच खेल चुका है, सबसे ज़्यादा 500 T20 मैच खेल चुका है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किरण पोलार्ड, ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी किरण पोलार्ड इसका आंसर हो जाएगा। श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने ये मुकाम अपना हासिल किया। श्रीलंका के खिलाफ अभी जब ये मैदान पर उतरे तब ये 500 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए थे। और इनके बाद में डेवन ब्रावो हैं और थर्ड नंबर पर क्रिस गेल है, ठीक है ना। तो ये वेस्ट इंडीज़ के तीनों ही खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 1, 2, 3 और तीनों रैंक पर ये लोग हैं। ये सबसे ज़्यादा 500 T20 मैचेस खेलने का रिकॉर्ड किरण पोलार्ड के नाम पर है। नंबर 2 पर डेवन ब्रावो, नंबर 3 पर क्रिस गेल है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। With which world organization the Ministry of the Women and Child Development had organized a discussion program on the topic the future of work, women in India's workforce at New Delhi? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस विश्व संगठन के साथ में नई दिल्ली में द फ्यूचर ऑफ वर्क वीमेन इन इंडियाज वर्कफोर्स विषय पर एक चर्चा का आयोजन किया था, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इनके सबके हेडक्वार्टर जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। जितने भी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं इनके सबके हेडक्वार्टर जो है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और यहाँ पर बात किसकी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो इनके मिनिस्टर कौन है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर जो जाएगा फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक इसका आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक डिस्कशन प्रोग्राम रखा था। नई दिल्ली में एक डिस्कशन प्रोग्राम का आयोजन किया था और इसका टॉपिक क्या था, द फ्यूचर ऑफ वर्क वुमेन इन इंडियाज वर्कफोर्स। यहाँ पर बात हुई वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है ना। वाशिंगटन डीसी में है। बाकी सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, IMF का, ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर बात हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। तो इनके मिनिस्टर कौन है, तो स्मृति ईरानी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है ना। स्मृति ईरानी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है ये आप लोग बताएंगे। इनका संसदीय क्षेत्र क्या है ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। इंडियन कोस्टल गार्ड्स 9th एडिशन ऑफ द रेस्क्यू एक्सरसाइज सारेक्स 2019 कंडक्टेड एट व्हिच इंडियन स्टेट। भारतीय तटीय रक्षक बचाओ अभियान सारेक्स 2019 का 9वां संस्करण किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था। ऑप्शंस आप लोगों के सामने, इसका आंसर आप लोग बताइए, ठीक है ना। तब तक हम लोग जान लेते हैं कि सारेक्स एडिशन था, ये सारेक्स एक्सरसाइज थी, इसका ये कौन सा एडिशन था। तो सारेक्स एक्सरसाइज का ये 9th एडिशन था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में इसका आयोजन किया गया था। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, तो 5 से लेकर 7 मार्च, 5, 6, 7, ठीक है ना। 5 से लेकर 7 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया गया था। और अगर हम लोग इसकी थीम की बात करें, सारेक्स 2019 की, सारेक्स 2019 की इस एक्सरसाइज की जो है रेस्क्यू एक्सरसाइज थी, इसकी थीम क्या हो जाएगी, तो इसकी थीम हो जाएगी हार्मोनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल रिसर्च एंड रेस्क्यू, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है हमसार के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, HAMSAR, ठीक है ना। इसको हम लोग हमसार के नाम से भी जानते हैं। एक बार आप लोग फिर से सुनिए इसकी थीम, हार्मोनाइजेशन ऑफ द मैरीटाइम एंड एरोनॉटिकल सर्च एंड रेस्क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा में जो है इसका इस एक्सरसाइज को जो है गोवा में कंडक्ट कराया गया था। और ये कौन सा एडिशन था, ये 9th एडिशन था, ठीक है ना, ये 9th एडिशन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है ना। स्वयं सहायता समूहों के लिए एक अलग विभाग रखने वाले पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए, ठीक है ना। उस स्टेट का नाम बताना है जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट ही बना दिया, ठीक है ना। वो इंडिया का पहला ऐसा स्टेट होगा जिसने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट ही बना दिया गया। तो कौन सा राज्य है ये इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा, ठीक है ना। उड़ीसा में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया। क्या नाम है उसका डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति। डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति नाम से एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसमें जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो है ये अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी फेम हो सकता था कि डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति कौन से स्टेट द्वारा बनाया गया, तो इसका आंसर हो जाता है उड़ीसा। डिपार्टमेंट ऑफ मिशन शक्ति किसके लिए बनाया गया, कौन सा मतलब डिपार्टमेंट, इसमें क्या होगा, क्या काम होगा, किस विभाग के लिए बनाया गया, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए जो है डिपार्टमेंट ऑफ शक्ति बनाया गया, ठीक है ना। और ये उड़ीसा ने इसको बनाया। उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक अलग से ही डिपार्टमेंट बना दिया गया। बात यहाँ पर उड़ीसा की हो रही है। CM हो जाएंगे इसके नवीन पटनायक, कैपिटल हो जाएगी इसके भुवनेश्वर। और अगर हम लोग गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। अब यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Which state launched a digital literacy drive named I am also digital to create awareness about e-governance? किस राज्य ने e-governance के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए I am digital, मैं भी डिजिटल हूँ, नाम से एक डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया।
ऑप्शन आप लोगों के सामने, ठीक है ना। इसका ऑप्शन जो है आप लोगों के सामने दिया गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा केरला। ऑप्शन नंबर 1 केरला जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लोगों को ई गवर्नेंस के बारे में अवेयर करने के लिए केरला सरकार ने जो है ये लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। ये डिजिटल लिटरेसी जो हमारा ये है, हमारा ड्राइव है, इसको केरला सरकार ने लॉन्च किया हुआ है और इसके साथ साथ इसमें जो है लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के भी बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। बात यहाँ पर हो रही है किसकी, केरला की। केरला के सीएम कौन हो जाएंगे, पिनाराई विजयन। केरला के सीएम हो जाएंगे पिनाराई विजयन। गवर्नर हो जाएंगे मोहम्मद आरिफ, ठीक ना। गवर्नर कौन हो जाएंगे, मोहम्मद आरिफ। कैपिटल हो जाएगी इसकी तिरुवनंतपुरम। और यहाँ पर नेशनल पार्क कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ए 12 member panel is constituted by the government of India in the chairmanship of to prepare an investigation manual for the serious fraud investigation offices, ठीक है ना, SFIO। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के लिए जांच मैनुअल तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा एक 12 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया, ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इन जेटी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इन जेटी श्रीनिवास की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा जो है हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा सीरियस फ्रॉड एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, इसके लिए एक जांच मैनुअल तैयार करने के लिए 12 लोगों की एक कमेटी जो है बनाई गई है। और अगर बात की जाए इन जेटी श्रीनिवास की, तो ये कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं। बात कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री की हो रही है, तो कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर कौन हो जाएगा, निर्मला सीतारमण हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द delimitation commission for the delimitation of the assembly and parliamentary constituencies of the Jammu and Kashmir, Assam, Nagaland, अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर, ठीक है ना। जम्मू और कश्मीर, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन के लिए परिसीमन आयोग के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है ना। अभी इन राज्यों में जो है परिसीमन के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है। कौन कौन से राज्यों में, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, इनके जो विधानसभा क्षेत्र हैं और जो इनके संसदीय क्षेत्र हैं, इनके परिसीमन के लिए जो सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है, इनके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई हुई है। और उस कमेटी का जो है हेड कौन है, इसमें पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि उसका हेड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई। इसका आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है एक आयोग बनाया गया है, जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, जो परिसीमन के लिए हमारे जो लोगों की कमेटी बनाई उसकी अध्यक्षता जो है रंजना प्रकाश देसाई करेंगे। और ये कौन है, तो ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज थी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। व्हिच इंडियन स्टेट टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ द डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, घरेलू सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन की सूची में कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष पर है, तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात जो है इसमें टॉप पर है और गुजरात में जो है लगभग 64%, कितना 64% डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप का इंस्टॉलेशन किया जा चुका है। अगर हम लोग नंबर्स में बात करें तो 50,915, कितना 50,915 डोमेस्टिक सोलर रूफटॉप का जो है इंस्टॉलेशन किया जा चुका है गुजरात में। सेकंड नंबर पर कौन आता है, अगर हम लोग सेकंड नंबर की बात करें, सेकंड रैंक की, तो महाराष्ट्र का जो है सेकंड रैंक आती है। नंबर 1 पर गुजरात, नंबर 2 पर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020, किस विश्व संगठन ने जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2020 का पहला संस्करण जारी किया था, ठीक है ना। और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा UNDP, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, UNDP भी हम लोग इसको बोलते हैं, UNDP, ठीक है ना। और इस इंडेक्स के लिए लगभग 75 देशों में एक सर्वे कराया गया था। कितने देशों में, 75 देशों में, लगभग 75 देशों में एक सर्वे कराया गया था, जो कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 80% है। इन 75 देशों में अगर हम लोग बात करें तो पूरे वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है उसका 80% लोग इन्हीं 75 देशों में रहते हैं। और इस सर्वे में ये पाया गया कि 90% लोग जो होते हैं, 90% लोग जो होते हैं वो किसी न किसी रूप से, किसी न किसी तरह से वुमेंस के लिए जो है बायस्ड रहते हैं, महिलाओं के प्रति वो बायस्ड रहते हैं। जिसमें पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वुमेंस के लिए बायस्ड रहते हैं। अगर हम लोग ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली 90% लोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तरीके से वुमेंस के लिए बायस्ड रहते हैं। और इंडिविजुअली अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें जो है सबसे ज़्यादा लोग जो है वो वुमेंस के लिए बायस्ड रहते हैं। पाकिस्तान में लगभग 99.81% लोग जो हैं वो वुमेंस के लिए बायस्ड रहते हैं, ठीक है ना। और अब वुमेन की बात हो रही है तो यहाँ पर हमको ये भी थोड़ा सा पता हो जाना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे।
और यहाँ पर बात हुई है यूएनडीपी की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ठीक, इसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी और भी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। व्हिच टेक्निकल कंपनी लॉन्च्ड डिजिपाइवोट एंड 18 वीक लॉन्ग स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन? किस तकनीकी कंपनी ने महिलाओं के लिए 18 सप्ताह के लंबे कौशल विकास कार्यक्रम डिजिपाइवोट की शुरुआत की? ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। इसमें पूछा गया कि कौन सी कंपनी ने डिजिपाइवोट नाम से एक जो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है महिलाओं के लिए शुरू किया हुआ है। और ये जो प्रोग्राम है ये 18 वीक 18 सप्ताह तक ये चलने वाला है। ये 18 सप्ताह कब से कब तक होंगे? तो ये जो है 7 मार्च 2020 को लॉन्च हुआ। 7 मार्च 2020 से शुरू होकर 28 अगस्त 2020 तक, ठीक ना, 28 अगस्त 2020 तक ये प्रोग्राम चलेगा। और ये इसको लॉन्च किसने किया है? ठीक है ना, इसमें पूछा गया इसको लॉन्च किसने किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल इंडिया ने। गूगल इंडिया ने जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है डिजिपाइवोट के नाम से, जो महिलाओं के लिए जो है उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। और ये प्रोग्राम स्पेशली उन महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है जो अपने करियर को, अपने कंपनी करियर को दोबारा शुरू करना चाहते हैं, जिनकी लाइफ में किसी न किसी कारणों की वजह से उनके कंपनी करियर में ब्रेक आ गया था, लेकिन वो फिर से अपनी कंपनी करियर में दोबारा स्टार्ट करना चाहती है, फिर से वो कंपनीज में काम करना चाहती हैं। उनके लिए जो है एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये गूगल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसमें जो है उन महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, और भी जो डिजिटल से संबंधित रिलेटेड कोर्सेज होंगे, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी, और उसके बाद में जो है उनको काम भी दिया जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर बात हुई है गूगल इंडिया की, तो गूगल इंडिया की बात हुई है तो गूगल हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? गूगल हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में हो जाएगा। और गूगल के अगर हम लोग सीईओ की बात करें तो सुंदर पिचाई, कौन? सुंदर पिचाई जो है ये गूगल के सीईओ हो जाएंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हु हैज़ वॉन द बीबीसीज पोल फॉर द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम? बीबीसी की पोल के अनुसार ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम का अवार्ड जो है किसने जीता? ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, और इसका जो आंसर हो जाएगा महाराजा रंजीत सिंह, ऑप्शन नंबर डी, महाराजा रंजीत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। बीबीसी वर्ल्ड हिस्टोरीज मैगजीन के अनुसार, ठीक है ना, बीबीसी वर्ल्ड हिस्टोरीज मैगजीन के अनुसार उन्होंने एक पोल कराया था जिसमें ये पूछा गया था कि भारत में सिख साम्राज्य का 19वीं शताब्दी का शासक कौन है? ठीक है ना। बीबीसी ने एक पोल कराया था जिसमें पूछा था कि इंडिया में 19वीं सेंचुरी में सिख साम्राज्य का शताब्दी का मतलब जो है शासक कौन था, सिख साम्राज्य का शताब्दी शासक कौन था? ठीक है ना। हु इज़ द 19th सेंचुरी रूरल ऑफ द सिख एम्पायर इन इंडिया नाम से एक पोल कराया था बीबीसी में, और इस पोल के अनुसार महाराजा रंजीत सिंह का नाम सबसे आगे है, इनको सबसे ज़्यादा वोट मिला हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा रंजीत सिंह। और सेकंड नंबर पर कौन आया था? सेकंड नंबर पर अफ्रीकी फ्रीडम फाइटर जो है एमिकन कॉबलेट, ठीक ना, एमिकल कैबनल का नाम जो है सेकंड नंबर पर आया हुआ था। और थर्ड नंबर पर ब्रिटेन के वॉर टाइम के जो पीएम थे हमारे विंस्टन चर्चिल, थर्ड नंबर पर ब्रिटेन के वॉर टाइम पीएम विंस्टन चर्चिल का नाम आया हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लेडी यू आर द बॉस? ठीक ना, लेडी यू आर द बॉस पुस्तक के लेखक कौन है इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्वा पुरोहित। अपूर्वा पुरोहित कौन है? तो वर्तमान में ये करंट में जो है ये जागरण ग्रुप की प्रेसिडेंट है, जागरण ग्रुप की ये प्रेसिडेंट है। और इस किताब के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से इन्होंने यह बताया है कि महिलाओं को उनके कॉर्पोरेट जर्नी के दौरान जो है कौन कौन सी चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ठीक ना। और इस किताब को पब्लिश किसने किया? लेडी यू आर द बॉस, इस किताब को किसने पब्लिश किया? तो इसको वेस्टलैंड, ठीक ना, वेस्टलैंड पब्लिकेशन ने जो इसको पब्लिश किया था। ये अमेजोन की ही कंपनी है। और अपूर्वा पुरोहित की एक किताब पहले भी आ चुकी है। इनकी पहली किताब का क्या नाम था? इनकी पहली किताब का नाम था लेडी यू आर नॉट ए मैन, द एडवेंचर ऑफ ए वुमेन एट वर्क। फिर से सुनिए आप लोग, इनकी पहली किताब का क्या नाम था? लेडी यू आर नॉट ए मैन, द एडवेंचर ऑफ ए वुमेन एट वर्क। ठीक ना। और अपूर्वा पुरोहित जी को जो है फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस का भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है ना। फॉर्च्यून इंडिया की जो एक लिस्ट आई हुई थी मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस, उसमें भी इनका नाम रह चुका है, उस लिस्ट में भी इनका नाम रह चुका है। 2018 और 19 की लिस्ट में जो है इनका नाम था। फॉर्च्यून इंडिया की मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस 2018 और 19 की लिस्ट में जो है इनका नाम भी रह चुका है। फिलहाल अपूर्वा पुरोहित इसका आंसर हो जाएगा। और ये जो है जागरण ग्रुप की प्रेसिडेंट है। इन्होंने 2 किताबें लिखी हुई हैं। दूसरी किताब का नाम है लेडी यू आर द बॉस, पहली किताब का नाम लेडी यू आर नॉट ए मैन, द एडवेंचर ऑफ ए वुमेन एट वर्क हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेम द सिटी इन विच इंडिया पोस्ट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस।
उस शहर का नाम बताइए जिसमें भारत पोस्ट ने भारत की पहली डिजिटल पार्सल लाकर सेवा शुरू की थी, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका आंसर हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है, ठीक ना। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है इसको लॉन्च किया और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत काम करता है। और अगर हम लोग बात करें इसके मिनिस्टर की, तो इसके मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, रविशंकर प्रसाद। इसके मिनिस्टर हो जाएंगे रविशंकर प्रसाद। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में जो है पहला डिजिटल पार्सल लॉकर सर्विस शुरू की गई। व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल सोल्यूशन एक्सचेंज, क्लाउड होगा यहाँ पर, क्लाउड विच वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। दुनिया के पहले डिजिटल समाधान एक्सचेंज का नाम बताइए जो भारत में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोकादल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 11 मार्च को इंडिया में ये लॉन्च हुआ था और ये क्लाउड बेस्ड जो है सोल्यूशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। ये जो है गोकाडल जो है ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो कि मेनली 4A पर काम करता है, मेनली 4A पर जो है ये काम करता है। ये 4A कौन कौन से हैं, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है ना, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड आर्गुमेंटेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, आर्गुमेंटेटिव टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। द वर्ल्ड किडनी डे फॉर द ईयर 2020 इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ष 2020 के लिए विश्व किडनी दिवस कब मनाया गया, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12 मार्च। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 12 मार्च को जो है ये विश्व किडनी दिवस जो इस बार मनाया गया। और लोगों को किडनी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए, लोगों को किडनी की बीमारी से बचाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए ये दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 12 मार्च को जो है वर्ल्ड किडनी डे का 15th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि इस बार 12 मार्च को जो वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेट किया गया वो कौन सा एडिशन था। तो इस बार 12 मार्च को 15वां एडिशन जो है वर्ल्ड किडनी डे का सेलिब्रेट किया गया था। 2006 से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, 2006 से ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके बारे में खास बात यह है कि यह हर साल मार्च मंथ के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, ठीक है ना। मार्च मंथ के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है, सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है, इस बार 12 मार्च को मनाया गया, तो अगली बार किसी और डेट को भी मनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हम लोग को अगर याद करना होगा तो हम लोगों को बस यही इतना याद करना है कि मार्च मंथ के सेकंड थर्सडे को जो है वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। और इस बार जो है 15वां एडिशन था। और अगर हम लोग थीम की बात करें 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंटेशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर। फिर से सुनिए इसकी थीम क्या थी, इसकी थीम थी किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर फ्रॉम प्रिवेंटेशन टू डिटेक्शन एंड इक्विटेबल एक्सेस टू केयर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। नेम द पोर्टल ऑफ MSME मिनिस्ट्री व्हिच स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम। MSME मंत्रालय की उस पोर्टल का नाम बताइए जो सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उद्यम सखी, उद्यम सखी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए उद्यम सखी हो जाएगा इसका आंसर। और यह पोर्टल जो है 2018 में लॉन्च हुआ था, यह पोर्टल जो है 2018 में लॉन्च हुआ था। और यह पोर्टल जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। इस पोर्टल को जो उद्यम सखी पोर्टल है ये जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को जो है स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी मिलती है, उनको आइडियाज़ दिए जाते हैं, उनकी हेल्प की जाती है। और MSME मिनिस्टर कौन है, MSME मिनिस्टर नितिन गडकरी ने अभी लोकसभा के मेंबर्स से यह रिक्वेस्ट किया था कि जो भी लोकसभा के मेंबर्स हैं आप उनको बोला गया था कि इस पोर्टल के बारे में लोगों को बताया जाए। इसीलिए ये न्यूज़ में आया और ये करंट अफेयर्स में बन गया, क्योंकि ये पोर्टल तो 2018 में लॉन्च किया गया था। अभी इसका क्या काम है, तो अभी जो है नितिन गडकरी जी ने लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उनसे बोला गया था कि इस पोर्टल के बारे में लोगों को बताओ कि यह पोर्टल कैसे काम कर सकता है, इससे जो है लोगों को किस प्रकार से मदद की जा सकती है, ठीक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उद्यम सखी। और ये कौन से मंत्रालय ने इस पोर्टल को लॉन्च किया, क्वेश्चन ये भी फिर हो सकता है। तो MSME मंत्रालय ने जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है। एन इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस विंग्स इंडिया 2020 हेल्ड एट विच ऑफ द इंडियन सिटीज़। एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सम्मेलन विंग्स इंडिया 2020 किस भारतीय शहर में आयोजित किया गया, ठीक है ना। ऑप्शन आप लोगों के सामने है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। विंग्स इंडिया 2020 का जो आयोजन है वो हैदराबाद में किया गया था। और इसकी थीम जो हो जाएगी फ्लाइंग फॉर ऑल, ठीक है ना। इसकी थीम जो हो जाएगी फ्लाइंग फॉर ऑल, ये इसकी थीम हो जाएगी। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया था, अगर हम लोग डेट की बात करें तो 12 से लेकर 15 मार्च के बीच में, 12 से लेकर 15 मार्च के बीच में जो ये मनाया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। और ये हर 2 साल में मनाया जाता है, ये हर साल नहीं मनाया जाता, हर 2 साल में एक बार ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका वेन्यू क्या था,
अगर हम लोग बात करें इस एग्जीबिशन की जो हमारा था, इसका वेन्यू क्या था, तो इसका वेन्यू था बेगमपट एयरपोर्ट हैदराबाद। बेगमपट एक एयरपोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि बेगमपट एयरपोर्ट कहाँ पर बंद हुआ है, ये भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में ये एयरपोर्ट है और यहीं पर जो है इसको आयोजित किया गया था। इस एग्जीबिशन का आयोजन यहीं पर किया गया था। और ये जो एग्जीबिशन हुआ था ये सिविल एविएशन सेक्टर पर आधारित था, ठीक है ना। इस एविएशन में जो है सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में लोगों को जानकारियाँ बताई थी। ये प्रदर्शनी में जो है सिविल एविएशन सेक्टर के बारे में लोगों को बताया गया था। और अगर हम लोग बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, तो इस एग्जीबिशन को जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर और फिक्की के साथ में मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है ना। जो हमारा ये एग्जीबिशन था विंग्स इंडिया, इसको किसने किसने मिलकर जो है ऑर्गेनाइज किया था, क्वेश्चन ये भी हो सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिक्की इन तीनों ने मिलकर जो है इसको ऑर्गेनाइज किया था। और यहाँ पर बात हो रही है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की, तो सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन हो जाएगा, हरदीप सिंह पुरी जो है वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हो जाएंगे। फिक्की की भी बात हुई है क्योंकि फिक्की ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। फिक्की का हेडक्वार्टर और चेयरमैन कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ऑफिशिएटिंग चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT इन मार्च 2020। मार्च 2020 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बंसीलाल भट्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, बंसीलाल भट्ट। 15 मार्च को जो है इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। कब नियुक्त किया गया, 15 मार्च को। 15 मार्च को इनको कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और इनका टेन्योर क्या होगा, इनका टेन्योर 3 मंथ का होगा, 3 मंथ का होगा, या जब तक कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती, क्योंकि इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो 3 महीने तक ये रह सकते हैं, या जब तक कोई परमानेंट जो है चेयरपर्सन जो है इसका नहीं नियुक्त कर दिया जाता। और अगर हम लोग NCLAT की बात करें तो NCLAT के पहले चेयरमैन जस्टिस SJ मुखोपाध्याय जो है 13 मार्च को रिटायर हो गए। क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि NCLAT के पहले चेयरपर्सन कौन थे, तो NCLAT के पहले चेयरपर्सन जो थे जस्टिस SJ मुखोपाध्याय हुआ करते थे, और ये जो है 13 मार्च को रिटायर हो गए, इसीलिए जो है इनको 15 मार्च को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बना दिया गया। NCLAT का हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और अगर हम लोग बात करें, जस्टिस बंसी जो है अपनी नियुक्ति से पहले NCLAT के मेंबर्स भी रह चुके हैं। अभी जो इनकी नियुक्ति हुई है जस्टिस बंसीलाल भट्ट की, ये अपनी नियुक्ति से पहले NCLAT में जो है ये 2 साल से जो है ये इसके मेंबर भी हैं। द नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा 16 मार्च, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस ये मनाया जाता है। लोगों को वैक्सीनेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए प्रतिवर्ष हर साल जो है 16 मार्च को जो है ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार ये दिन जो है 1995 में 1995 सेलिब्रेट किया था। WHO ने 27 मार्च 2014 को इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री घोषित कर दिया था। कब, फिर से सुनिए आप लोग, 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को WHO ने जो है इंडिया को पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था। बात यहाँ पर WHO की हो रही है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। रोड एक्सीडेंट डेथ्स in India has decreased by how much percentage within 5 months of the enactment of the Motor Vehicle Amendment Act 2019। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के लागू होने के 5 महीने के भीतर भारत में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10% की कमी हो गई है, ठीक है ना, 10% की कमी हो गई है। 16 मार्च को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक डाटा रिलीज किया, जिसके अनुसार उन्होंने बताया कि मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद में जो है सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में 10% की कमी आई है। और अगर इंडिविजुअल स्टेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कमी आई है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में कमी आई है। तमिलनाडु में 24% का डिक्रीज हुआ है। रोड एक्सीडेंट के बाद जो होने वाली डेथ होती है उसमें जो है 24% का डिक्रीज तमिलनाडु में हुआ है। यूपी में जो है 13% की कमी आई है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 13% की कमी आई है। इसके साथ साथ आसाम और केरला 2 ऐसे राज्य हैं जिसमें रोड एक्सीडेंट्स की वजह से होने वाली डेथ में इजाफा हुआ है। ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद में कौन से राज्यों में
डेथ में इजाफा हुआ, तो आसाम और केरला, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें आसाम की, तो आसाम में जो है 4.9% का इजाफा हुआ लोगों की जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, उसमें 4.9% का इजाफा हुआ है आसाम में। और अगर हम लोग बात करें केरला की, तो केरला में जो है 8% का इजाफा हुआ है। केरला में 8% का इजाफा हुआ है। केरला में 8% का इजाफा हुआ है। और इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10%। इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु की जो संख्या है उसमें 10% की कमी आई है। नास्कॉम फाउंडेशन एंड विच सॉफ्टवेयर कंपनी हैव जॉइंटली लॉन्च द इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एम्ड टू एम्पावर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। नास्कॉम फाउंडेशन और किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने संयुक्त रूप से इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाना है, ठीक है ना। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। नास्कॉम फाउंडेशन और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दोनों ने मिलकर इनोवेट फॉर एक्सेसिबल इंडिया नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य जो दिव्यांग लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से सशक्त और मजबूत बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का हेडक्वार्टर जो है हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। इसके प्रेसिडेंट जो है अनंत महेश्वरी हो जाएंगे। और नास्कॉम के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें, नास्कॉम के हेडक्वार्टर जो है ये हमारा न्यू दिल्ली में है। नास्कॉम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक पामिदी जो है इसके सीईओ हो जाएंगे। नेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड which shuts the financial market due to कोविड-19 आउटब्रेक। विश्व के पहले देश का नाम बताइए जो कोविड-19 के प्रकोप के कारण वित्तीय बाजार को बंद कर देता है। ऐसे देश का नाम बताना है जो कोविड-19 के कारण जो फाइनेंशियल मार्केट है उसको बंद कर देता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस। और ये विश्व का पहला ऐसा देश है जो कोविड-19 के कारण अपना फाइनेंशियल मार्केट बंद कर देता है, ठीक है ना। इस तरीके से मार्केट को बंद करना बहुत ही रेयर केस होता है। बहुत ही रेयर केसेस में इस तरीके से मार्केट बंद की जाती है। इसके पहले 2001 में, इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो 2001 में जब जो है अमेरिका पर 9/11 वाला हमला हुआ था, 2001 में अमेरिका पर 9/11 वाला जो हमला हुआ था, उस समय जो है अमेरिकी मार्केट एक हफ्ते के लिए बंद कर दी गई थी। 2015 में अगर हम लोग बात करें 2015 की, 2015 में जो 2015 में ग्रीस ने जो है अपने स्टॉक मार्केट को 5 हफ्तों के लिए जो है बंद कर दिया था, ठीक ना। 2015 में ग्रीस ने अपने स्टॉक मार्केट को 5 हफ्तों के लिए बंद कर दिया था। 2001 में अमेरिका ने जो है जब 9/11 का हमला हुआ था तो उस कंडीशन में उसने अपनी मार्केट को जो है एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया था। और यहाँ पर बात हुई है फिलीपींस की। आंसर इसका फिलीपींस है। तो फिलीपींस की कैपिटल क्या हो जाएगी? मनीला। फिलीपींस की कैपिटल मनीला हो जाएगी। और करेंसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो पेसो जो है इसकी करेंसी हो जाएगी। अदनान अल जुर्फी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। अदनान अल जुर्फी को निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा इराक, ऑप्शन नंबर बी। इराक के प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट बरहम सालिह ने जो है इन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इराक के प्रेसिडेंट कौन? बरहम सालिह, ठीक है ना। कौन, लिख दे रहा हूँ एक बार मैं, आप लोग देखिए। बरहम सालिह जो हैं ये इराक के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो है इनको जो है इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। और बाकी अगर हम लोग बात करें और देशों की, अफगानिस्तान, कतर, ईरान, सऊदी अरेबिया, तो इनकी कैपिटल और करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और अगर हम लोग बात करें अदनान अल जर्फी को, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किसको रिप्लेस किया है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने मोहम्मद अलावी को रिप्लेस किया हुआ है। और ईरान की कैपिटल करेंसी क्या हो जाएगी? इराक की कैपिटल करेंसी क्या हो जाएगी? इराक इसका आंसर है। तो इराक की कैपिटल क्या हो जाएगी? बगदाद। इराक की कैपिटल हो जाएगी बगदाद। और करेंसी क्या हो जाएगी? दिनार। इराक की करेंसी दिनार हो जाएगी। बाकी और देशों की कैपिटल और करेंसी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है ना। ये इसमें पूछा गया है। और इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा बालचंद्र मुंगेकर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, भालचंद्र मुंगेकर इसका जो आंसर हो जाएगा। और ये कौन है? ये एक इकोनॉमिस्ट हैं और ये फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। इकोनॉमिस्ट हैं और फॉर्मर राज्यसभा एमपी भी रह चुके हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लॉन्च किया। इसके लेखक हैं ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। हु हैज़ रिटन द बुक इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इनविंसिबल ए ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर पुस्तक किसने लिखी थी? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तरुण विजय। तरुण विजय एक लेखक हैं। इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा था। और इस किताब को अगर हम लोग बात करें रिलीज किसने की थी, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 16 मार्च को, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने 16 मार्च 2020 को इस किताब को लॉन्च किया हुआ था। मनोहर पारिकर जो थे वो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और भारत सरकार में डिफेंस मिनिस्टर के रूप में भी काम कर चुके हैं। 17 मार्च 2019 को 17 मार्च
2019 को जो है उनकी डेथ हो गई थी। 17 मार्च 2019 को कैंसर से उनकी डेथ हो गई थी। उनकी मृत्यु के 1 साल पूरे होने पर 17 मार्च 2020 को रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस किताब को जो है रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को गिफ्ट किया था, ठीक है ना। 17 मार्च 2019 को उनकी डेथ हुई थी। 17 मार्च 2020 को उनकी मृत्यु के 1 साल पूरे हो गए। ये किताब जो है 16 मार्च को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई और 17 मार्च को रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने इस किताब को प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को गिफ्ट कर दिया, ठीक। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तरुण विजय। इन पार्टनरशिप विद WHO, यूनिसेफ एंड UNDP which मैसेजिंग ऐप लॉन्च्ड कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। WHO, यूनिसेफ, UNDP के साथ साझेदारी में किस संदेशवाहक ऐप ने कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब जो है लॉन्च किया। ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा व्हाट्सएप, ऑप्शन नंबर सी, व्हाट्सएप जो है इसका आंसर हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो है व्हाट्सएप ने जो है 1 मिलियन USD का डोनेशन भी दिया हुआ है। इस ऐप को लॉन्च करने के साथ में, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब को लॉन्च करने के साथ साथ में जो है इसने $1 मिलियन का, 1 मिलियन USD का भी है डोनेशन भी दिया हुआ है। कोरोना वायरस से संबंधित फेक इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करने के लिए जो है ये एक इन्फॉर्मेशन हब जो है लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप के द्वारा। कोरोना वायरस से संबंधित जो भी फेक इन्फॉर्मेशन है, लोगों को डराने के लिए अफवाहें जो फैलाई जाती हैं, उसको अवॉइड करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन हब जो है व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है। और व्हाट्सएप अकेले नहीं, व्हाट्सएप जो है WHO, यूनिसेफ और UNDP के साथ में मिलकर जो इसको लॉन्च किया हुआ है। अब इन सब के हेडक्वार्टर आप लोग बताएंगे, पीछे वाले क्वेश्चंस में भी आप लोगों को बताया भी जा चुका है, आप लोगों को याद होना चाहिए, कमेंट करके आप लोग बताइए। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हिच कंट्री इज होस्टिंग ए वर्चुअल G20 समिट टू फॉर्मुलेट ए कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स टू दी कोविड-19 पेंडेमिक एंड इट्स ह्यूमन इम्प्लीकेशंस, ठीक है ना। कौन सा देश कोविड-19 महामारी और इसके महत्वपूर्ण प्रभावों के लिए एक समन्वित प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, ठीक है ना। G20 देशों की एक मीटिंग्स हो रही है, मीटिंग अभी हो रही है, लगातार हो ही रही है, उसकी मेजबानी कौन कर रहा है। ये मीटिंग जो हो रही है ये वर्चुअल मीटिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग हो रही है, ठीक है ना। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए, लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए, एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये मीटिंग्स जो हो रही हैं ये वर्चुअली हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हो रही हैं। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया जो है G20 देशों की जो मीटिंग्स हो रही है उसकी मेज़बानी कर रहा है। अब सऊदी अरेबिया की कैपिटल करेंसी आप लोग बताएंगे, इसके साथ साथ में इंडिया, नेपाल, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की भी कैपिटल करेंसी आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 83 तेजस मार्क A1 जेट्स फ्रॉम विच कंपनी फॉर द इंडियन एयरफोर्स IAF टू बूस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम। रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए किस कंपनी से 83 तेजस मार्क A1 जेट खरीदने की मंजूरी दी है, ठीक है ना। तो जिसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से 83 तेजस मार्क A1 जेट जो है उसके भारतीय वायुसेना के लिए खरीदे जाएंगे। कितने? 83 तेजस मार्क A1 जेट जो है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए खरीदे जाएंगे। विच स्टेट अनाउंस्ड टू कॉल सैनिटरी पर्सोनल इन द स्टेट टू बी कॉल्ड एज क्लीनलीनेस वर्कर। किस राज्य ने सैनिटरी पर्सनल को स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में बुलाए जाने की घोषणा की है? ऐसा इसलिए किया गया है कि ऐसे जो हमारे सैनिटरी पर्सनल्स हैं उनको सम्मान देने के लिए उनको स्वच्छता कार्यकर्ता बुलाया जाना है, ठीक है ना। तो कौन से राज्य ने ऐसा घोषित किया है, ऐसा अनाउंस किया है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सफाई कर्मचारी न बुलाकर स्वच्छता कार्यकर्ता के नाम से बुलाया जाए? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। और तमिलनाडु के CM कौन हो जाएंगे? E.K. पलानीस्वामी जो है तमिलनाडु के CM हो जाएंगे। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई हो जाएगी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हो जाएंगे। तमिलनाडु में कौन सा डांस फेमस है? तमिलनाडु का डांस बताइए आप लोग। तो भरतनाट्यम इसका डांस हो जाएगा। नेशनल पार्क कौन कौन से आते हैं तमिलनाडु के अंदर? अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क की तो इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क आता है, मुदुमलाई नेशनल पार्क आता है, और भी जो नेशनल पार्क आते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेम द फर्स्ट इंडियन हु क्लाइम्स द हाईएस्ट वॉल्केनोज ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स एंड एंटर्ड इनटू द लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जिसने सभी 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखियों पर चढ़ाई की और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया, ठीक है ना। उसका नाम बताना है हमें जो सभी 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखियों पर चढ़ाई की है और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यरूप सिद्धांता। सत्यरूप सिद्धांता ये जो है एक माउंटेनर है, ये एक पर्वतारोही है और ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना।
कोलकाता, वेस्ट बंगाल से जो है ये बिलोंग करते हैं। ये पर्वतारोही हैं और इनके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। इनके पास में जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है, चैंपियंस बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, ब्रिटिश बुक ऑफ रिकॉर्ड्स भी है। ठीक है, इन्होंने सभी उच्चतम पहाड़ियों पर जो है मैक्सिमम इन्होंने चढ़ाई कर ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मसीहा मोदी ए टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन? मसीहा मोदी महान उम्मीदों की कहानी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, तौलीन सिंह। तौलीन सिंह जो है एक सीनियर जर्नलिस्ट है, ये ऑथर भी हैं। इन्होंने ही जो है इस पुस्तक को मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन को लिखा हुआ है। अगर हम लोग बात करें इस किताब की तो इसको पब्लिश किसने किया? तो हार्पर कोलिंस इंडिया ने जो है इसको पब्लिश किया। इसके पब्लिकेशन का नाम अगर हम लोग बात करें तो हार्पर कोलिंस इंडिया ने जो है इसको पब्लिश किया। ठीक है ना, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट IDF 2020? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2020 का विषय क्या था? ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम इसमें पूछी गई है। थीम जानने से पहले हम लोगों के दिमाग में चीज़ें आनी चाहिए थी कि इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है। तो ये जो है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हर साल 21 मार्च को हर साल मनाया जाता है। ये हर साल 21 मार्च को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। और 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? तो 2020 के लिए इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 2020 के लिए इसकी थीम थी फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। हर साल जो है 21 मार्च को ये मनाया जाता है। लोगों को वनों की इंपॉर्टेंस के बारे में बताने के लिए यह दिन जो है हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। 2020 के लिए इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मार्च मंथ के 100 करंट अफेयर्स का पार्ट 1 कर लिया है। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन तक डिस्कस किया है। इसके जस्ट अगले आने वाले वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 100 क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको देखिए, इनका आंसर खुद से देने की कोशिश करिए। इसके अलावा भी जो और मार्च मंथ की करंट अफेयर्स है उसको जो है हम लोग अपने फेसबुक ग्रुप पर डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने अगर फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और PDF इसका जो है आप लोगों को जैसे ही हम लोग दूसरा वीडियो बनाएंगे, जैसे ही हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, उसकी एक जो PDF हमारे फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। कहीं ना कहीं से आप लोग कनेक्ट होकर आप लोग इसका PDF जो है आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।